Good morning. Again, we are here to discuss a new topic, that is vibrations. If you remember, in our second unit, we have learned about different types of motions, like linear motion, non-linear motion, and then there were so many types of non-linear motion, like circular motion, vibratory motion, and so on, projectile motion, etc. And now we are introducing a new type of motion, which is called periodic motion. How? What is periodic motion? A motion in which the moving object repeats its path after fixed time intervals is called periodic motion. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है फिक्स्ड टाइम के बाद, तो ये मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ योर फैन. जब आपका पंखा चलता है तो वो गोल गोल घूमता है, जो उसके ब्लेड्स जो हैं, ब्लेड्स ऑफ फैन, दे परफॉर्म पीरियोडिक मोशन. साइकिल का रिम परफॉर्म्स अ पीरियोडिक मोशन. किसी भी ऑटोमोबाइल का रिम हो, कार का रिम हो, स्कूटर का रिम हो, जब ये चलती है तो जो उसका पहिया है वो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है. सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन. घड़ी की सुइयां जब ये मूव करती हैं, दे परफॉर्म पीरियोडिक मोशन. देखिए इसको कैसे आप प्रूव भी कर सकते हैं. जो सेकंड वाली सुई है ये 1 मिनट के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है. जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे के बाद रिपीट करती है. जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है. सो देयर आर फिक्स टाइम इंटरवल्स फॉर द सेकेंड हैंड. फॉर द हैंड ऑफ सेकेंड्स, द टाइम after which it repeats its path is 1 minute. For the minute hand, it is 1 hour, and for the hour hand, it is 12 hours. So these are various examples of periodic motion. See, this is simple pendulum. It moves this way and this way, and after a few seconds, it continuously repeats its path. Goes from here to here, then here, then here, then here. The same path is repeated a number of times. See, this is a spring mass system. This repeats its path, this and this continuously. This is a ball which is repeating its path continuously. So all of them are different examples of periodic motion. Now, what is oscillatory motion? इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. एंड इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट के एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है. ये मान लीजिए आपका एक फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट से एक बार इधर जाएगा, यहाँ से वापस आके इधर जाएगा, फिर यहाँ से वापस आके इधर जाएगा, एंड सो ऑन. सो इट परफॉर्म्स अ टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point, and this fixed point is called mean position. So in this case, this is the mean position, और उसके इधर और इधर, this is to and this is fro. So this is a to and fro motion about a fixed point, that is mean position. Example के लिए अभी हमने simple pendulum को देखा था. यहाँ पर ये देखिए simple pendulum, इसका ये जो इसका हम बात करें अगर इसके mean position की, तो it is somewhere here. इस मीन पोजीशन के दोनों साइड्स पे ये लगातार मूव कर रहा है. इट इज रिपीटिंग इट्स पाथ, सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन, एंड इट इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज मीन पोजीशन. सो दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द दिस पीरियोडिक मोशन, और इस पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कहते हैं. सिमिलरली इन दिस केस द मीन पोजीशन इज, See, it is someone here. ये इसके इधर भी जा रहा है और इसके इधर भी जा रहा है. दोनों साइड्स पे ये मोशन कर रहा है. ये भी पीरियोडिक मोशन है, पर इसमें कोई मीन पोजीशन नहीं है. मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन नहीं है. सो इट इज नॉट अ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन apparently.
बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ये भी किस तरह से वाइब्रेटरी हो जाती है, बट फिलहाल ये आपका एक ऐसा स्थिति है जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर मीन पॉइंट के दोनों साइड्स पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ऐसे ही ये सिंपल पेंडुलम जो है ये भी आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ वाइब्रेटरी मोशन। कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करिए। अगर आप किसी तार को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार को पकड़ के खींच दीजिए तो वो तार एक अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में ऑसिलेट करने लगेगा। कैंटिलीवर आपने लैब में देखा है, उसको एक साइड पे फिक्स किया होता है और दूसरी साइड पे फ्री होता है, उसको जब आप खींच के छोड़ देते हैं दूसरी साइड पे या उधर लोड कर देते हैं, कुछ वेट लटका देते हैं, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन like this, up down about a fixed position. So जब भी मीन पोजीशन के दोनों साइड्स पे टू एंड फ्रो मोशन होती है, इस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ये देखिए, ये भी एक इसी तरह का एग्जांपल है, ये स्विंग है और ये देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है और इसके टू एंड फ्रो ये आपका वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम का एक एग्जांपल है, इसमें भी ये आपका मीन पोजीशन दिखाई गई है, इस मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे ये वाइब्रेट कर रहा है। ये भी ऐसे ही है, ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है और वेव आपको मूव करती हुई दिख रही है, दिस वन आल्सो। ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही है, ये देखिए ये इसी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे। आपको अगर दिख रहा हो, लेट मी डिलीट दिस। सी, अगर हम बात करें तो ये अपना इसी जगह पे है, ये पार्टिकल अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा है, ये अपनी पर्टिकुलर जगह पे ही ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है एंड इट अपीयर्स दैट द वेव इज मूविंग। सो दिस ऑल आर एग्जांपल्स, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि आपने पहले बहुत सारी मोशंस पढ़ी थी, उनमें अलग अलग टर्म्स थी, उनकी कुछ पैरामीटर्स होते थे, वैसे आपकी ऑसिलेटरी मोशन के भी कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर वाइब्रेशन है, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा एम्पलीट्यूड और पांचवा डिस्प्लेसमेंट। वाइब्रेशन क्या होता है? मीन पोजीशन से स्टार्ट करके एक एक्सट्रीम पे जाइए, वहां से दूसरे एक्सट्रीम पे जाइए और वापस मीन पोजीशन पे आ जाइए, इट मेक्स अ कंप्लीट वाइब्रेशन। So starting from mean position, move to one extreme, then to other extreme and back to mean position, it makes a complete vibration. See here, it goes from here to, this is mean position, this is mean position, O से A पर गया या B पर गया, this is first extreme, then यहाँ से वापस A पर गया, this is second extreme, and then comes back to B. It comes back to mean position O. It makes a complete vibration. So starting from mean position, move to one extreme, then to other extreme and back to mean position. It makes one complete vibration. Second is time period. एक vibration में कितना समय लगता है, that is known as time period. So the time taken to complete one vibration, the time taken by the vibrating object or oscillating object to complete one vibration is known as time period, and time period is denoted by capital T, and because it is a time, so its SI unit is second. Now frequency is the total number of vibrations completed in 1 second. अगर आपके कितने वाइब्रेशन एक सेकंड में पूरा कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है? एक वाइब्रेशन में लगा हुआ समय इज टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हुए, दैट इज फ्रीक्वेंसी. So you can see that there is a particular relation between time period and frequency. I will discuss that also, but first know that the frequency is denoted by small n. In some of the books you will find a small f, and in some of the books for various alag different चीजों के लिए, in some of the books you will find mu as frequency, but in general when we talk about frequency, it is denoted by n and its SI unit is hertz. एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हैं, यानी कि 1/second. ठीक, वाइब्रेशंस पर सेकंड, इट मींस 1/second.
second, number of vibrations per second, or 1 upon second. So 1 upon second is known as hertz, and it is the SI unit of frequency. Now, before coming to amplitude, I would like to show you the relationship between time period and frequency. Now, by definition, what we know that by definition, time period, which is denoted by T, is the time taken in one vibration. So T time in one vibration. So one, or you can write it as T second, time is taken in one vibration. So 1 second will take 1 upon T vibrations, and this is by definition frequency. 1 upon T will be equal to frequency. So N is equal to 1 upon T. It means frequency is equal to reciprocal of time period, or reciprocal of time period is called frequency, or reciprocal of frequency is called time period. दोनों एक दूसरे के reciprocal होते हैं, and this is the relation between N and T. That is, N is equal to 1 upon T, or T is equal to 1 upon N. So this is a relationship between time period and frequency. Frequency is always reciprocal of time period, and time period is always reciprocal of frequency. Now come on, the fourth parameter, which is amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से किसी भी एक एक्सट्रीम साइड पे जो डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड एट एनी वन साइड, और डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एनी वन एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज amplitude, and it is denoted by A. Its SI unit is meter. Displacement is instantaneous डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो कहाँ है. लेट मी शो इट यूजिंग अ डायग्राम. सी, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम which is vibrating between these two extremes. This is extreme 1 and this is extreme 2. There are two extreme positions, and this is your mean position. So the amplitude is distance of E1 and M, and it will be exactly equal to the distance of E2 and M. यानी कि जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वो मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. सो दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड एंड दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड. नाउ सेकंड केस, से एट एनी इंस्टेंट द पेंडुलम रीचेस हियर, यहाँ पे आ जाता है. तो मीन पोजीशन से जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. दिस इज इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो द distance of vibrating object from mean position at any instant is called displacement, and displacement is denoted by D. Its SI unit is meter, of course. So they are these two. Now we have in all 5 parameters. First one was vibration, second time period, total time taken to complete one vibration. Third is frequency, number of vibrations completed in 1 second. Then amplitude, the distance between mean position and any one extreme is called amplitude. And then displacement is the instantaneous distance from mean position of the vibrating object. Now vibrations, they are very much clear that when there is a to and fro motion about a mean position, it is called vibrations. There are 3 types of vibrations. First one is free vibration, and second one is forced vibration, and one of the variation of forced vibration is called resonant vibration. Let us start with free vibration. Free vibration is the vibration when a force is applied on an object only once
and then the object itself maintains the vibrations because of its internal elastic forces. ऐसे समझिए, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने एक बार फोर्स लगाया और आपने छोड़ दिया, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन उसके वाइब्रेशंस मेंटेन होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ओन इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस। जो उसके अंदर अपने इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस है, उसकी वजह से अगर ये वाइब्रेशंस मेंटेन हो जाते हैं तो ये कहलाता है फ्री वाइब्रेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसको मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, अब ये मैं इसको दोबारा फोर्स नहीं लगा रही हूँ, इसको एक बार फोर्स लगाया था और ये हिलता रहा, ये इट मेंटेन्ड इट्स वाइब्रेशंस ऑन इट्स ओन। ये अलग बात है कि थोड़ी देर के बाद इसके वाइब्रेशंस खत्म हो गए, बट इनिशियली इट स्टार्टेड एंड इट मेंटेन्ड द वाइब्रेशंस ऑन इट्स ओन। ये अपने आप इसने वाइब्रेशंस कैसे मेंटेन किए? इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस क्या है? देखिए, दो फोर्स होता है। पहला फोर्स तो इलास्टिसिटी कहलाता है, जो जिसकी वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। दैट इज इलास्टिसिटी। यू हैव लर्न्ड अबाउट इट इन योर 4th चैप्टर। अब इलास्टिसिटी तो है, आपने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लाके छोड़ दिया, ये यहाँ से वापस अपनी जगह पे आया, लेकिन जब तक ये यहाँ पर पहुंचता है इसको वेलोसिटी अचीव हो जाती है। यहाँ पे तो 0 वेलोसिटी थी जब आपने छोड़ा, यहाँ से मूव करके जब यहाँ तक आ गया तो इसकी वेलोसिटी इसको कुछ अचीव हो गई। उस वेलोसिटी की वजह से उस वेलोसिटी को बनाए रखना चाहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और ये आगे निकल जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जब यहाँ पहुंच के एक्सट्रीम पे रुकेगा तो यहाँ से बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी इट रिटर्न्स बैक, देन बिकॉज ऑफ इनर्शिया goes at this position, because of elasticity returns back, because of inertia goes like this, and so on. This is how the to and fro motion is performed. तो ये इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपना जो आपके वाइब्रेशंस है उनको मेंटेन करता है। अब इन वाइब्रेशंस को मेंटेन करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट मेंटेन करते हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो फ्री वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल पेंडुलम का मूवमेंट आपने देखा है, दैट इज अ फ्री वाइब्रेशन। कैंटिलीवर, आप उसके ऊपर कोई वेट लगा के दबा के छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगा, एग्जाम्पल है फ्री वाइब्रेशन का। आपने एक बीम ले ली, एक आप मेटालिक बीम ले लीजिए, दोनों साइड से फिक्स कर दीजिए, बीच में उस पर लोड लटका दीजिए और उसको खींच के छोड़ दीजिए, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस, दिस इज फ्री वाइब्रेशन। आप स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग के नीचे कुछ मास लटका दीजिए और उसको ऐसे नीचे खींच के छोड़ दीजिए, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस। अभी पीछे आपने फिगर्स में देखा भी था। ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्री वाइब्रेशंस के, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्री वाइब्रेशन की, दैट इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी, दिस इज समथिंग लाइक कैंटिलीवर। यहाँ पर इसको हमने एक साइड पे यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, दिस इज द फिक्स पोजीशन, और इस साइड से इसको ऊपर थोड़ा सा इसको एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया एंड इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। दिस इज अ फ्री वाइब्रेशन। इस फ्री वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सी वन मोर ऑब्जेक्ट, हियर इट इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, इस पोजीशन पे इसको फिक्स किया गया है और इसको इधर ले जाके छोड़ दिया गया एंड इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड दिस, इधर से इधर के बीच में ये वाइब्रेट कर रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वाइब्रेशन। ट्यूनिंग फॉर्क, इसको रबर पैड पे मार के छोड़ दिया जाए, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वाइब्रेशन। जो फ्री वाइब्रेशंस होते हैं उनमें दो तरह के वाइब्रेशंस फर्दर देखे गए हैं। एक को हम कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन और दूसरा कहलाता है अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है? जिसमें जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और फिर फाइनली वाइब्रेशन एक फिक्स टाइम, कुछ थोड़ी देर के अंदर वो रुक जाते हैं, मतलब that time is countable. So if the vibration amplitude of vibrations goes on decreasing with time and finally the vibration stop within limited period of time, then such vibrations are called damped vibrations. जो कैंटिलीवर का वाइब्रेशन होता है, आपने लैब में देखा है कि जब आप उसको चला के छोड़ देते हैं तो कुछ देर तक वो चलता है, फिर वो रुक जाता है। लोडेड बीम का वाइब्रेशन
ये भी थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और फिर वो रुक जाता है। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को भी खींच के छोड़ देते हैं तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से धीरे 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 वो रुक जाता है। तो बेसिकली इन सब के पीछे जो फोर्स वर्क एक्ट करता है, दैट इज समथिंग, सम फ्रिक्शनल टाइप फोर्स विच स्टॉप्स दीज वाइब्रेशंस। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आपका हवा में कोई चीज वाइब्रेट कर रही थी तो एयर डैम्पिंग होता है, उसकी वजह से वो रुक जाती है। सो व्हाटएवर मे बी द रीजन, बट दे आर डैम्प्ड वाइब्रेशंस। जब जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाए और फाइनली वाइब्रेशंस रुक जाए कुछ समय के अंदर या लिमिटेड पीरियड के अंदर, देन सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। सी, आई हैव ट्राइड टू कीप सम एग्जांपल्स हियर। ये देखिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, आप देखिएगा अभी जब ये स्टार्ट होगा दोबारा, अभी ये देखिए ये इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज वेरी लार्ज। जो इनिशियली स्टार्ट हुआ इसका वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ और फिर ये धीरे धीरे कम होते होते नाउ इट हैज स्टॉप्ड। फिर ये जब दोबारा इसको शुरू होता है, यहाँ पे खींच के छोड़ा गया तो जो एम्पलीट्यूड है वो इतना बड़ा है और फिर ये धीरे धीरे कम होता जाता है और यहाँ पर रुक जाता है। यहाँ इसका टाइम और एम्पलीट्यूड ग्राफ दिखाने की कोशिश करी है मैंने। ये देखिए ये जो डैम्प्ड वाइब्रेशन का टाइम एम्पलीट्यूड ग्राफ होता है, शुरू में एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, एंड फाइनली यू कैन सी दैट एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू जीरो and the vibrations stop. So in damped vibration, the time amplitude graph shows a continuously reducing amplitude which finally reduces to zero. बाद फाइनली वो जीरो पे आ जाता है और जो वाइब्रेशंस हैं वो बंद हो जाते हैं। ये आपके कहलाते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशंस। डैम्प्ड वाइब्रेशंस के एग्जांपल्स आपके बहुत सारे हैं। कैंटिलीवर है, लोडेड बीम है, किसी कोई स्ट्रिंग है, किसी आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका स्ट्रिंग है, तबला है, उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसके ऊपर जो थापड़ रही है उस पर भी वाइब्रेशंस होते हैं। ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। नाउ कम ऑन अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन ऐसा है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जितना पहले था उतना ही रहता है, और जो वाइब्रेशंस हैं वो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यूड रहते हैं, तो इन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। आपको याद हो आपके दादाजी के घर में जो घड़ी लगी है जिसके अंदर पेंडुलम लगा हुआ है, या मे बी आजकल भी आने लगी है, उन घड़ियों में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता जिससे कि बैटरी उस वाइब्रेशन को चलाती हो। जो उसमें घड़ी का पेंडुलम होता है उसको बस एक बार हिला के छोड़ दिया जाता है और वो महीनों तक चलता रहता है। ये आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है, नॉट डैम्प्ड वाइब्रेशन। उसका जो घड़ी का पेंडुलम है वो फिक्स डिस्टेंस तक जाता रहता है और रोज का रोज आप देख सकते हैं कि वो वैसे ही चल रहा है, दिन हो या रात हो, और इनफाइनाइट पीरियड मतलब लंबे समय तक ये चलता रहता है। ये आपका अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। सो सिंपल पेंडुलम को अगर क्लोज्ड ग्लास बॉक्स में रख के चला दिया जाए, कोई एयर वहां पर नहीं है, वैक्यूम है, उसके अंदर जो है वो कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो इट विल परफॉर्म अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। कभी कभी जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर उस स्प्रिंग का जो आपका फ्रिक्शनल फैक्टर है वो बहुत कम है, तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर वो फ्रीली ऑसिलेट कर रही है तो वो भी अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस परफॉर्म करती है। देखिए यहाँ पे मैंने सिमिलर टाइप का एग्जांपल यहाँ पर लिया है। ये देखिए ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो पूरा यहाँ जो आपका पाथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, सो एम्पलीट्यूड पूरा इतना है और ये लगातार ये बना हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये टाइम चलता चला जा रहा है, इस साइड पे ये टाइम मूव करता जा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। और इस तरह से जो टाइम एम्पलीट्यूड ग्राफ है, इट कैन बी सीन समथिंग लाइक दिस। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, एंड vibrations are continued। जब तक ये एम्पलीट्यूड बना रहेगा तब तक वाइब्रेशंस कंटिन्यूड रहेंगे। सो दीज आर damped and undamped vibrations. Now come on forced vibration. Forced vibration क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन को मेंटेन रखने के लिए पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़े। आपको हर थोड़ी देर पे अगर फोर्स लगाना पड़ता है, एक फिक्स टाइम के बाद अगर आपको फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाता है। बच्चा अगर झूला झूल रहा है, उसको हर थोड़ी देर के बाद आपको धक्का देना पड़ेगा, तब वो
आगे चलेगा। आपकी वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है उसको मूव करने के लिए, उसको कंटिन्यूअसली रोटेट करने के लिए आपको वहां पर एक फोर्स लगाना पड़ता है, जो आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फोर्स होता है, दैट वर्क्स देयर, एंड वो आपकी मूव करती है। ऐसे ही और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपके जो एयर कॉलम का वाइब्रेशन होता है आपकी रेजोनेंस ट्यूब में, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब एक बार साउंड जाती है, वहां से लड़के वापस आती है, दोबारा उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो वो आपका उस एयर कॉलम को वाइब्रेट करने के लिए वहां पर बार बार पीरियोडिक फोर्स लगता रहता है। सो ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। सी, आपने बच्चे को झूला झूलाना है तो उसको आपको बार बार धक्का देना पड़ रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। एंड नाउ कम ऑन रेजोनेंट वाइब्रेशन। रेजोनेंट वाइब्रेशन जो होता है, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। एक विशेष तरह का फोर्स्ड वाइब्रेशन है जिसमें जो आपका जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फोर्स, तो उसका भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा। अगर उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो ये जो कंडीशन होती है वो रेजोनेंस कहलाती है। इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो रेजोनेंट वाइब्रेशंस कहलाते हैं। सो रेजोनेंट वाइब्रेशंस आर a special type of forced vibrations in which the frequency of applied force matches with natural frequency of object, and the amplitude of vibration increases largely. The situation is called resonance, and these vibrations are called resonant vibrations. Tuning of radio set is an example of resonant vibration. आपने राम झूला या लक्ष्मण झूला, ये ब्रिजेस देखे होंगे, ये दोनों साइड से बंधे हुए हैं, बीच में फ्री। कोई भी ब्रिज जो होता है वो दोनों साइड से फिक्स होता है और बीच में फ्री टू वाइब्रेट होता है। सो दे बिहेव लाइक अ लोडेड बीम। इनके ऊपर भी रेजोनेंस हो जाता है। उसके ऊपर से, जैसे आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक मार्च पास्ट की टुकड़ी है, वो एक आर्मी का प्लेटून है, वो मार्च पास्ट करता हुआ ब्रिज के ऊपर से जाता है। अगर वो ब्रिज के ऊपर से मार्च पास्ट करते हुए जाएंगे तो एक बार उनका लेफ्ट लेग गिरेगा, फिर राइट, लेफ्ट राइट। सो द फोर्स इज अ पीरियोडिक फोर्स। अगर इस पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, इफ एनी हाउ इट मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, देन इट विल कॉज रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो ब्रिज राम झूला और लक्ष्मण झूला टाइप का ब्रिज है जो कि रस्सियों पे और तारों पे बना है, इट विल सर्वाइव। लेकिन अगर वो ब्रिज आपका सीमेंटेड है तो उसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो सीमेंट है इसके अंदर डैमेजेस हो जाते हैं। सो इट कैन कॉज डैमेज टू ब्रिज। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई आर्मी प्लेटून मार्च पास्ट करते हुए जा रही है और रास्ते में कोई ब्रिज आ जाता है तो उनसे कहा जाता है कि अपने स्टेप्स ब्रेक कर दें और जब मार्च पास्ट दोबारा शुरू कर लेंगे जब ब्रिज क्रॉस हो जाएगा। ये देखिए, इसमें मैंने आपको राम झूला का एक पिक्चर ऐड करने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आए कि जिस टाइम रेजोनेंस होता है वो कितनी बुरी तरह से ऊपर नीचे हिल रहा है। Now, one more type of motion, that is simple harmonic motion. ये जो है ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है और एक स्पेशल टाइप की वाइब्रेटरी मोशन है। इसमें क्या होता है कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। So again, let me repeat it. It is a simple harmonic motion, जिसको कि शॉर्ट में SHM लिखा जाता है, is a special type of periodic motion. It is a special type of oscillatory motion in which the acceleration is directly proportional to displacement of the object, and acceleration is always directed towards mean position. अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहने का एक रीजन और है। अगर इसका जो इक्वेशन की बात की जाए, इक्वेशन का मतलब टाइम और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में अगर इक्वेशन एक निकाली जाए तो वो इक्वेशन जो आती है वो हार्मोनिक फंक्शंस कंटेन करती है।
हार्मोनिक फंक्शंस यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में आती है इसकी इक्वेशन, इसलिए भी इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है. सो इन अनदर वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन और वी कैन डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन as a special type of vibratory motion which can be expressed in terms of harmonic functions, that is sin theta, cos theta, etc. These are some facts about SHM. पहली बात, SHM is abbreviation of simple harmonic motion. दूसरी बात, SHM can be represented in terms of harmonic functions, that is sin theta and cos theta. Third, SHM के लिए जो rate of change of velocity है should be proportional to the displacement. बात वही है, वहां मैंने आपको क्या कहा था, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है दैट इज एक्सेलरेशन. सो एसएचएम के लिए जरूरी है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो ये है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा. रीस्टोरिंग फोर्स आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, किसी ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए जो उसके अंदर से फोर्स एक्ट करता है दैट वाज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. सो इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement. And fifth fact is that the periodic motion may or may not be oscillatory, but simple harmonic motion is always oscillatory. Periodic motion, आपका पंखा जो मूव कर रहा है ये भी periodic motion है, घड़ी की सुइयां जो मूव कर रही हैं ये भी periodic motion है, जो बच्चा झूला झूल रहा है वो भी periodic motion है, सितार के तार भी periodic motion है, लेकिन वो सारे oscillatory नहीं है. जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो तो ऑसिलेटरी है, लेकिन जो घड़ी की सुइयां हैं वो ऑसिलेटरी नहीं है. आपका जो स्प्रिंग मास सिस्टम मूव कर रहा है दैट इज ऑसिलेटरी, बट जो फैन मूव कर रहा है दैट इज नॉट ऑसिलेटरी. पर हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमेशा ऑसिलेटरी होती है. अब यहाँ पर हमने आपको मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक को सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में दिखाया है. आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे होता है ये. मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ कार का भी एक स्पेसिफिक स्थिति है जहां पर कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्प्रिंग, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सी हाउ, ये देखिए ये स्प्रिंग मास सिस्टम है आपके सामने. ये जब मास ऊपर की तरफ जाता है तो ये आपका ऊपर वाला एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, और जब ये मास नीचे की तरफ आता है तो ये नीचे वाले एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है. सी दिस इज द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे वाइब्रेशन हो रहा है, और जब ये वाइब्रेशन हो रहा है तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है. सो दिस इज अ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग विच शोज सिंपल हार्मोनिक मोशन. साइन कर्व बन रहा है, साइन थीटा के टर्म्स में इस मोशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है. सो इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. दूसरा एग्जांपल देखिए, ये जो आपका मैंने कहा था ना कि हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं, वो जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं उनका टिप मान लीजिए यहाँ पर है, ये जो मूव कर रहा है ये यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है, ये तो आपका गोलाई में मूव कर रहा है लाइक दिस, और इसके साथ अटैच जो ये है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट आपने अटैच कर रखा है दिस वन, ये भी यहाँ पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है. एंड एज अ रिजल्ट अ साइन वेव इज जनरेटेड ओवर हियर. तो साइन थीटा के टर्म्स में इस मोशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है. बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका अगर हम प्रोजेक्शन किसी एक भी डायमीटर पे ले लें तो ये जो प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है. देखिए ये जो आपका गोल घूम रहा है पार्टिकल, लेट मी शो यू इट ऑन अ ब्लैंक स्क्रीन, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. देखिए मान लीजिए ये एक आपका सर्कल है और ये पार्टिकल यहाँ पर इस सर्कल में घूम रहा है. आपने क्या करा, इसका जो ये वाला एक्सिस है जिसको कि y और y डैश से मैंने दिखा रखा है, इस y और y डैश पे आप इसका प्रोजेक्शन लेते हैं. मान लीजिए जब ये बिल्कुल सेंटर पे था
तब इसका प्रोजेक्शन जो आएगा इस पे वो यहाँ पर आएगा, लेट इट बी m। अब ये जब यहाँ आ गया तो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो सो m जो है इट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर। ऐसे ही जब ये यहाँ से वापस आएगा तो प्रोजेक्शंस का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होता चला जाएगा। सो m विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। अगेन जब ऊपर जाएगा तो जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है वो तो ये गोलाई में मूव कर रहा है लाइक दिस, और जो m है ये ऐसे मूव कर रहा है ऊपर नीचे। यानी कि जो आपकी डायमीटर है उसके ऊपर मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं उनका जो एज है उसका जो प्रोजेक्शन है दैट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हैंड्स ऑफ क्लॉक अपने आप में तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक नो डाउट, बट दैट इज नॉट ऑसिलेटरी। लेकिन अगर हम इफ वी टॉक about its projection, then it performs a simple harmonic motion. Similarly, अगर हम motion of wheels of car की बात करें तो जो कार के wheels हैं they move like this in circle, they perform circular motion, no doubt they repeat their path in fixed time intervals, so they perform periodic motion. लेकिन अगर हम उनका जो उसका रिम है उसके किसी पॉइंट का उसके किसी भी डायमीटर पे, किसी भी XYZ किसी भी डायमीटर पे अगर हम उसका प्रोजेक्शन देखें तो इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ कम ऑन इक्वेशन ऑफ SHM। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो है साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t इसका एक इक्वेशन है अगर प्रोजेक्शन को x एक्सिस पे लिया जाए, और अगर प्रोजेक्शन को y एक्सिस पे लिया जाता है तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा t जो कि थीटा के बराबर होता है, थीटा इज एंगल, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड t इज टाइम। नाउ वाइब्रेशंस ऑफ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है? एक मेटालिक बीम जिसको कि एक एज पे फिक्स कर दिया जाए और दूसरे एज पे फ्री हो वो वाइब्रेट करने के लिए। ऐसी किसी भी मेटालिक बीम को, वैसे तो आपने उसको लैब में देख रखा है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। कोई भी मेटालिक बीम जिसको कि एक एज पे फिक्स कर दिया जाए और दूसरा एज उसका वाइब्रेट करने के लिए फ्री हो, ये कहलाती है कैंटिलीवर। सो अ मेटालिक बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री टू वाइब्रेट एट अदर एंड इज कॉल्ड कैंटिलीवर। और जब कोई भी कैंटिलीवर का जो फ्री एंड है उसको लोड कर दिया जाए, उस पर कुछ लोड लटका दिया जाए तो ये वाइब्रेट करने लगता है, या उसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगा के किसी तरह से उसको वाइब्रेट एक बार उसका स्टार्ट करा दें तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। उस पे एक बार आप उसको उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दें तो इट वाइब्रेट्स। दिस इज नोन एज वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर। ये देखिए यहाँ फिगर में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये आपका एक कैंटिलीवर है, ये मेटालिक बीम है जो कि इस एज से फिक्स की हुई है। जब आप इसके ऊपर कुछ लोड लगा देते हैं, जब ये लोडेड हो जाता है तो ये थोड़ा सा झुक जाता है, और एक बार फोर्स लगा के छोड़ दीजिए तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ऊपर नीचे। ये अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर नीचे ये वाइब्रेट करने लगता है। ये देखिए, ये मैंने 3-4 तरह के वाइब्रेशन कैंटिलीवर के यहाँ आपको दिखाए हैं। एक में तो ऊपर को खींच के छोड़ दिया गया तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, दिस वन। इसमें देखिए ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, इसमें लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहा है, फिक्सिंग यहाँ पर की गई है। इसमें जो आपका ये कैंटिलीवर है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसको जोर से जर्क देके छोड़ा गया है तो ये एक अलग तरह से वाइब्रेट कर रहा है और ये एक अलग तरह से, बट दे आर वाइब्रेशंस ऑफ कैंटिलीवर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ कैंटिलीवर। एंड नाउ द लास्ट वन, टाइम पीरियड ऑफ कैंटिलीवर क्या होता है? एक वाइब्रेशन पूरा करने में कैंटिलीवर को जितना टाइम लगता है दैट इज ऑलवेज टाइम, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ कैंटिलीवर। इट इज डिनोटेड बाय T एंड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट P अपॉन G, जहां P जो है दैट इज डिप्रेशन and G is acceleration due to gravity. So you have to calculate, someone of you have always calculated it in
योर लैबोरेटरी, आपको टाइम पीरियड आपको कैंटिलीवर दिया गया था और आपको 50-50 ग्राम के कुछ मासेस दिए गए थे और आपने उनके हेल्प से वहां पर टाइम पीरियड निकाला था. द सेम expression was used by you, that is T is equal to 2 pi under root P upon G. This is the time period of cantilever. And now this is all about the part of vibrations here. अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स है, कोई आपको डाउट्स हैं, अभी भी रह जाती है, तो यू कैन कॉल मी, you can write it on your WhatsApp group, or you can post it on my email address. Thank you.